स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल अहमदी नेजाद वाली खबर चारों तरफ थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर छापी थी और मैंने कल शाम के वीडियो में बहुत डिटेल इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि यह खबर जितनी सच्ची हो सकती है उतनी ही झूठी भी हो सकती है। खबर आप जानते हैं, बताया गया था कि अहमदी नेजाद जो है वो मोसाद के एसेट बन गए हैं। मोसाद ने उनको सेट किया है, हंगरी में मीटिंग हुई है, कहां कहां क्या क्या हुआ है और वो पूरी तरह से मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। और तैयारी ये थी कि एक बार खामनेई साहब शहीद हो जाए उसके बाद जनता सड़क पे आए और अहमदी नेजाद को वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया जाए। प्रधानमंत्री तो वहां होते नहीं है, तो वहां का ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये खबर चली थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। इस खबर का मैंने जिक्र किया था, लेकिन साथ में मैंने यह भी कहा था कि अमेरिका में जब ईरान के मुतालिक कोई ऐसी खबर छपती है तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि अहमदी नेजाद गद्दार हो गए हों, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी हो और दुनिया में यह इंप्रेशन बनाने के लिए, ईरान को बदनाम करने के लिए यह खबर फैलाई गई हो। दुनिया में यह इंप्रेशन बनाने के लिए यह खबर फैलाई गई हो, परसेप्शन बनाने के लिए यह खबर फैलाई गई हो कि ईरानी लीडरशिप के अंदर के बहुत सारे लोग गद्दार हो चुके हैं। जब उनका एक्स प्रेसिडेंट गद्दार हो सकता है, फिर तो कोई भी गद्दार हो सकता है। दुख की बात यह है कि तमाम यूट्यूबर मित्रों ने इसको कुरान और बाइबल का लिखा मान लिया। यह मान लिया कि यह तो पूरी तरह से सही खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है तो इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। थंबनेल बन गए अहमदी नेजाद गद्दार और इस तरह की बातें लगातार की गई। किसी ने जांच करने की, थोड़ा सा ठहरने की या फिर कम से कम इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे भी नहीं बीते थे इस खबर को छपे हुए। 12 घंटे बमुश्किल बीते थे कि वीडियो सामने आता है। और यह वीडियो किस चीज का है? यह वीडियो है आयतुल्लाह खामनेई के मुसल्ले का, उनके अंतिम संस्कार का। और यहां पर अहमदी नेजाद साहब किसी कैद में नहीं बल्कि प्रोग्राम में एक वीआईपी की तरह कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। सैयद अली खामनेई के जनाजे में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं अहमदी नेजाद। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है कि अहमदी नेजाद ईरान के अंदर कैद में है। आप याद कीजिए, इस्माइल कानी को लेकर भी इस तरह की खबरें कई बार चलाई जा चुकी हैं और कई बार मैंने अपने चैनल पे कहा है कि ऐसी खबरों पर भरोसा मत कीजिए। और उसके तुरंत बाद आपने देखा है कि कानी साहब आपको पब्लिकली किसी प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, कानी साहब आपको किसी बड़े लीडर से मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मानी बहुत साफ है कि वो ईरानी हुकूमत के हिस्से हैं। जिसका मतलब बहुत साफ है कि उनके गद्दार होने की खबर मोसाद और इजराइल इसलिए फैलाते हैं कि बता सकें कि इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर गद्दार भरे हुए हैं। और यही खेल अहमदी नेजाद के साथ भी किया गया। अगर वो ईरान में सैयद अली खामनेई के मुसल्ले में पब्लिकली दिखाई दे रहे हैं तो इसका मानी बहुत साफ है कि वो कैद में नहीं है। इसका मानी बहुत साफ है कि ईरान उनको गद्दार नहीं मानता है। इसका मानी बहुत साफ है कि जो सारी खबर मोसाद वाली फैलाई गई और यह कहा गया कि ईरानी लीडरशिप तक यह खबर पहुंच गई थी, यह झूठ है। ईरानी लीडरशिप के पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची और ईरानी लीडरशिप अहमदी नेजाद को गद्दार नहीं मानती है। याद कीजिए और याद रखिए कि अहमदी नेजाद ईरान के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने इजराइल के खात्मे की बात की है, जिन्होंने गजा के सपोर्ट की बात की है और जो लगातार ईरान की अपनी जो आइडियोलॉजी है, आप उससे सहमत हो नहीं सहमत हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे हैं। तो बहुत बड़ा खेल था न्यूयॉर्क टाइम्स का अहमदी नेजाद और ईरान की रजीम को बदनाम करने का, जो इस एक वीडियो से पूरी तरह से फेल हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी और अपने साथी यूट्यूबर और जर्नलिस्ट से भी कि इस तरह की खबरें
आंख मूंद कर सही मानने की जगह, जिसको मैं कहता हूं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, थोड़ा शक के साथ देखिए। हमारे चैनल हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह की खबर आए तो हम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन साथ में अपना दिमाग भी लगाएं। एक शक सुबह के साथ इस खबर को बताएं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। कल आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि यह खबर पूरी तरह से झूठी भी हो सकती है, और आज वही साबित हुआ। दरअसल ईरान को लेकर इतनी सारी बातें होती हैं कि कई बार जो समर्थक भी होते हैं वो भी बह जाते हैं। कल मेरे चैनल पर एक कमेंट आया और बहुत प्यारा कमेंट था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चैनल पर तारीफ होती है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता है जब लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है कि आपके साथ कोई जुड़ाव महसूस किया जाता है। तो पूछा गया कि आखिर आप ईरान का सपोर्ट क्यों करते हैं, ईरान में तानाशाही है, रेडिकलिज्म है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप बताइए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ईरान के सामने कौन है? ईरान के सामने वो इजराइल है, जिस इजराइल ने गजा में हजारों बच्चों को मार दिया है, हजारों शहरियों को मार दिया है, लगातार फलस्तीन पर कब्जा बढ़ाते हुए चला जा रहा है। कभी सीरिया पर हमला करता है, कभी लेबनान पर हमला करता है, और सारी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। ईरान के सामने वो इजराइल है जो पहले हमले में न केवल एक सिविलियन लीडर सैयद अली खामनेई को शहीद करता है, बल्कि मीनाब में 150 से ज्यादा बच्चियों को शहीद कर देता है, उनको मार डालता है। आप कहते हैं ईरान में रेडिकलिज्म है। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा ईरान में सेकुलरिज्म हो, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि इजराइल में भी सेकुलरिज्म हो। वहां पर भी ईसाइयों और मुसलमानों और अरबों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। और ज़ायनिज्म जो कर रहा है अरबों के साथ, वो तो ज्यादा खतरनाक है। ईरान में कम से कम जो यहूदी हैं, उनके जो पूजा स्थल हैं, वो तो सुरक्षित हैं। इजराइल में तो आपको रोज दिखाई देता है कि ये मस्जिद गिरा दी गई, वो मस्जिद गिरा दी गई। बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन ये इशू नहीं है। हां, आपके सवालों का हमेशा स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट में कोई सवाल करते हैं, तारीफ करते हैं, पहला कमेंट है लिखते हैं, या इस तरह की बातें लिखते हैं। ये आपके जुड़ाव को दिखाता है। खबरों की तरफ चलते हैं। हमले हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं, उधर से हो रहे हैं। हमले इंपॉर्टेंट है, उन पर बात करूंगा, बताऊंगा किस तरह के हमले हुए हैं, बताऊंगा कि कैसे धीरे धीरे एस्केलेशन हो रहा है, बताऊंगा कि कैसे अमेरिका बड़ी लड़ाई के लिए रास्ते खोल रहा है। लेकिन उसके पहले एक्सियास में एक खबर छपी है। अब मैं फिर कहूंगा कि एक्सियास की खबर को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि एक्सियास में दरअसल वो खबर छपती है जो ट्रंप पब्लिकली नहीं कह सकता, जो कहना चाहता है दुनिया के पास यह खबर पहुंचे, लेकिन सीधे सीधे वो नहीं कह सकता है, और इसीलिए यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सियास की रिपोर्ट यह है कि ट्रंप ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और कहा कि इजराइल को सीरिया और लेबनान से पीछे हट जाना चाहिए। अब आप देखिए, यह बात तो ट्रंप पब्लिकली भी कह सकता था, दिन रात बकवास करता रहता है। कल उसने कहा कि 20% टैरिफ लगाएंगे, अब पीछे हट गया कि नहीं 20% का टॉल हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सुरक्षा देंगे। दिन में 50 बयान देता है और 26 बार बयान बदलता है। 25 बार एक तरह के बयान देता है, 25 बार अगली तरह के बयान देता है। हमारे यहां रावण का जिक्र है जिसके 10 मुंह थे, लेकिन शायद 10 मुंह से वो एक ही बात करता होगा। यहां तो इस आदमी के एक ही मुंह है, लेकिन एक मुंह से ये 26 बातें दिन में करता है। वो ट्रंप ये बात पब्लिकली क्यों नहीं कह सकता था कि मैंने इजराइल से कहा है कि सीरिया और लेबनान से पीछे हट जाओ? यानी इस खबर की सच्चाई क्या है वो आप देखिए। खबर की सच्चाई यह है कि ट्रंप दुनिया को और खास तौर पर ईरान को यह मैसेज देना चाहता है कि हम लड़ाई लंबी नहीं खींचना चाहते, और हम इजराइल पे प्रेशर बना रहे हैं कि वो लेबनान और सीरिया से बाहर चला जाए। याद कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दफन हो चुका है, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पहली ही जो शर्त थी वो लेबनान से जुड़ी हुई थी। वो सीधे लेबनान के मुतल्लिक थी, जिसमें लेबनान में लड़ाई खत्म करने की बात थी। साथ में यह भी था कि सारे मोर्चों पर लड़ाई खत्म होगी, लेकिन लेबनान का अलग से नाम लिया गया था। और ईरान ये बात लगातार कहता आ रहा है कि जब तक लेबनान में जंग नहीं रुकेगी तब तक यह समझौता लागू नहीं हो सकता है। अभी मामला बड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का है, लेकिन लेबनान भी अछूता नहीं है। तो अब एक्सियास में यह खबर चलवा के ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि हम सीरिया और लेबनान से इजराइल को हटाने की कोशिश कर सकते हैं,
तुम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जरा सी हमको छूट दे दो, एक गलियारा दे दो जहां से जहाज निकल जाए। हालांकि हमने ब्लॉकेट लगा दिया है जी, इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया है ईरान के लिए और ईरान का ब्लॉकेट है सारी दुनिया के लिए कि हमसे परमिशन के बिना आप वहां से जहाज नहीं निकाल सकते। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर यह हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। चूंकि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं इसलिए हिंदुस्तान की बात करता हूं कि रुपया 48 पैसे गिरा है। नॉर्मली 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे गिरता है, लेकिन 48 पैसे गिर के 96 क्रॉस कर गया है, यानी $1 की कीमत 96 रुपए